वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैक ज्ञान के ऊपर, जहां पर मैं ये सीरीज चला रहा हूं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट कोड है BME 503 और ये सब्जेक्ट यूज़ कहाँ आता है तो बीटेक के 5th सेमेस्टर में ये यूज़ आता है। वो भी कौन से ब्रांच में? सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच में। अगर आपके पास एक मैकेनिकल ब्रांच है और आप अगर बीटेक कर रहे हो आप और मैकेनिकल ब्रांच भी है आपके पास, तो देन दिस विल बी चैनल, मतलब ये चैनल होने वाला है ये आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चैनल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है KME सीरीज जो थी उससे BME काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। एंड जो सारा कंटेंट है नया वाला सिलेबस का ना, वो सब जगह अगर आप जाके देखोगे तो पेड है, यानी आपको अमाउंट पेड देना पड़ रहा है एंड देन उसके बाद जाके पढ़ाई हो रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, मतलब फ्री एट कॉस्ट कह भी सकते हो आप। कुछ पेमेंट नहीं देनी है आपको, सब कुछ फ्री है। तो आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये लेक्चर नंबर जो है 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 0 अपलोड कर दिया और लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया। और अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 देख रखा है तो आपको पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ BEP, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में आधा अधूरा कंप्लीट कर लिया था। अब वहाँ पूरा आज ख़त्म कर देंगे। तो सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखो, टोटल सिलेबस, मेन मुद्दा ये था कि जो टोटल सिलेबस है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, वो इतना बड़ा है, बट स्टिल हम AKTU में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है तो हम यही पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ये जो पूरा सिलेबस है कहाँ कहाँ काम आता है, आप गेट दे रहे हो उसमें काम आएगा पूरा सिलेबस, या आप कोई इसी से स्पेशल कोर्स कर रहे हो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो इतना सारा सिलेबस काम आए। अपने यूनिट में भी बहुत सारा फालतू का सिलेबस दे रखा है जो कि AKTU में नहीं पूछा जाता, तो हम खाली मेन कॉन्सेप्ट कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पिछली बार जो लेक्चर नंबर 2 जो था हमारा, मतलब 1, वो मैंने छोड़ा था यहाँ पर कि BEP 7 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, BEP बहुत इम्पोर्टेंट होता है फॉर 7 मार्क्स। आप ये बात क्लियर कर लेना एकदम कि BEP वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 7 मार्क्स। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम ओवरव्यू भी ले सकते हैं कि क्या क्या सामान होते हैं। तो BEP से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं पीछे वाले लेक्चर का, ताकि क्लिस्टर क्लियर हो जाए। और ऑल्दो आपने पढ़ रखा होगा तो एक बार बस खाली देख लेना। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उतारना है इसको दोबारा से, खाली आप देख लो। मैं सब कुछ साथ में ही उतारते हुए चलूँगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी टोटल कॉस्ट। वो क्या होती है? टोटल कॉस्ट जो बराबर होती है वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट की। ये चीज़ मेन थी। इसका एक फॉर्मूला भी था जहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉस्ट देखा था, ये हो गई वॉल्यूम, ये हो गई कॉस्ट, एंड देन ये जो लाइन जा रही है डेट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो डेट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर बात करूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो वो क्या था? वेरिएबल कॉस्ट में वैल्यू 0 से शुरू होती थी, तो ये वेरिएबल कॉस्ट, इधर हो गई कॉस्ट, इधर हो गई। ये रफली रिवीजन है। अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, लेक्चर नहीं देखे, तो एक बार कवर अप कर लीजिएगा। और जिन्होंने देख रखे हैं उनके लिए तो वेल डन है। इसके अंदर आती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के अंदर क्या था कि ये तो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती थी और ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाती थी, और जो ये लाइन जाती थी डेट इज़ टोटल कॉस्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, एंड जो ये पूरा का पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक है, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, एक दो कॉस्ट हमने और पढ़ी थी। एक क्या पढ़ी थी? टोटल सेलिंग कॉस्ट। टोटल सेलिंग कॉस्ट का जो ग्राफ था वो सिमिलरली इसी तरीके से बन रहा था कि आप जितने प्रोडक्ट बेचेंगे उतने हिसाब से इधर कॉस्ट हो जाएगा, इधर वॉल्यूम, उतने हिसाब से आपके पैसों की अर्निंग होने वाली है। दैट इज़ टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट और था। यहाँ पे 2 कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट में और सेलिंग कॉस्ट में। इन दोनों के आगे टोटल ज़रूर से लगा लेना। ये दोनों हमेशा टोटल की बात करेंगे। टोटल की इसलिए क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग होती है, यानी एक पीस की वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अलग होती है। सिमिलरली सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट अलग होती है और टोटल सेलिंग कॉस्ट अलग होती है। कुछ नहीं होता, एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ अमाउंट से। ठीक है, अगर आपने देख रखा होगा तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अब
BEP 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। मतलब BEP इंपॉर्टेंट है 7 मार्क्स के लिए, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, मतलब बार बार रिपीट होता रहता है। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको बिल्कुल फोकस कर लेना है, क्योंकि ये मेन ग्राफ होने वाला है इस पूरे डायग्राम का। BEP में आपको सब कुछ समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है हमें, सबसे पहले देख लेना है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम बिल्कुल ढंग से याद करके रख लेना, मतलब समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये मेन डायग्राम होने वाला है। ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर ये डायग्राम आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो पीछे करके ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ये डायग्राम ही सबसे ज़्यादा मेन है। तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें फ़िक्स कॉस्ट क्या थी हमारी, इसलिए मैंने अभी सारे कॉस्ट का ओवरव्यू लिया ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। डैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब एकदम फिक्स जाने वाली है। और बात करूँ मैं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट क्या थी हमारी, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात ही नहीं होती। अब देखो टोटल कॉस्ट यहाँ से शुरू होती है, ये तो आपको पता है। हाँ, टोटल कॉस्ट ये शुरू हो गई, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट। अब देखो ये इसमें एक और कॉस्ट वाली लाइन आती है, ये रही, और ये वाली जो कॉस्ट की लाइन है तो मैं लिख देता हूँ, ये टोटल सेलिंग कॉस्ट है, ठीक है। टोटल सेलिंग कॉस्ट ये रही, टोटल कॉस्ट ये रही, फिक्स्ड कॉस्ट ये रही, ठीक है। और जहाँ पे ये पॉइंट इंटरेक्ट कर रहा है इन दोनों से, यहाँ पे हमने एक कॉस्ट नहीं ली है, कौन सी, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल सेलिंग कॉस्ट मिलेगी, टोटल कॉस्ट मिलेगी एंड फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगी। ये इधर बढ़ रही है, आप तीर लगा सकते हो जहाँ मर्जी, ये आगे की तरफ जा रही है या आगे की तरफ जा रही है। तो ये जो पॉइंट निकल कर आया है डैट इज BEP, ठीक है। ये पॉइंट हमारा है BEP, इसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों? अब समझना, जैसे मान लो ये अमाउंट था, ठीक है, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, खाली में समझाने के लिए। क्या, जैसे कि हमने X अमाउंट में प्रोडक्ट बनाए हैं, तो इतनी कॉस्ट तो हमें बनाने में, मतलब सेटअप लगाने से लेके मशीन प्रोड्यूस करने से लेके प्रोडक्शन करने तक इतनी कॉस्ट तो हमारी लग गई थी। यानी इतना अमाउंट हमारा लग चुका था। मान लो इसको मान लेते हैं हम M1, तो M1 कॉस्ट हमारी इतनी लग गई थी, लेकिन जब X अमाउंट में प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस कर लिया, बेच दिया, मतलब बेच दिया, प्रोड्यूस नहीं किया, बेच दिया, सेलिंग कॉस्ट जोड़ के यहाँ पे हमारा जितना बेच दिया X अमाउंट में, तो हमारी लागत निकल आई, मतलब कि जितनी हमने लगाई थी उतने पैसे आ गए। लेकिन इसके ऊपर जो ग्राफ जा रहा है, जैसे ये दिख रहा है आपको, इसके ऊपर जो जा रहा है डैट मीन्स हमें ये फ़ायदा हो रहा है, ठीक, ये प्रॉफिट है हमारा। अब इसको अगर आप डिटेल समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। देखो मैं समझाता हूँ आपको, और ऐसा समझना, जो यहाँ से यहाँ तक का जो है सारा का सारा, और यहाँ से, अब देखो आप खुद भी समझ सकते हो कि इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये लाइंस मैंने क्यों खींची है, बेसिकली अभी समझा रहा हूँ। नीचे वाला कॉस्ट कौन सा हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जो ये कॉस्ट जा रही है, ये टोटल तो टोटल कॉस्ट है, बट ये जो बीच में हो गई ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कैसे? क्योंकि यहाँ तक ये टोटल कॉस्ट थी और हमने फिक्स कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट घटा दिया, तो बची कितनी, वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूले से हमें पता है, या नहीं भी तो आप ऐसा समझ लो कि ऊपर वाली वेरिएबल, नीचे वाली फिक्स्ड, और दोनों को मिला के टोटल। एंड जो ये जा रही है इतनी ऊपर तक, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे हम, पहले ये टोटल की देख लेंगे। तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। ये पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगी टोटल सेलिंग कॉस्ट। टोटल सेलिंग कॉस्ट क्यों? क्योंकि इसमें जो ये इतना हिस्सा है ये प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है? इतना हिस्सा ये जो है ना, ये प्रॉफिट का है। अगर आपने एक फॉर्मूला ढंग से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो बेसिकली क्या होता है, ऐसा होता है फॉर्मूला कि जो हमारी टोटल सेलिंग कॉस्ट होती है वो बराबर होती है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। तो टोटल कॉस्ट आपको ये साफ साफ दिख रही होगी, एंड प्रॉफिट ये रही, एक मिनट, प्रॉफिट ये रही एंड टोटल कॉस्ट ये रही, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो आ गई हमारी टोटल सेलिंग कॉस्ट। ये फॉर्मूला मैंने पहले वैसे लिखवाया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है जो अभी आप देखने वाले हो, कि इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में BEP के केस में, कि प्रॉफिट जीरो होती है, इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए BEP को हम कहते हैं। पहले तो BEP की फुल फॉर्म लिख लेता हूँ मैं एक बार, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, इसको कहते हैं
नो प्रॉफिट और नो लॉस पॉइंट, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी प्रॉफिट की वैल्यू जीरो होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस डायग्राम में, तो यहाँ पर हमारी खाली लागत निकली है, मतलब यहाँ पे खाली हमारा उतना ही पैसा निकला जितना हमने अब तक लगाया है, ना ही हमारा नुकसान हो रहा है, ना ही हम फायदे में हैं, ठीक है। इसीलिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी टोटल सेलिंग कॉस्ट जो हमारी निकल के आती है वो अब तक में लगी हुई पूरी पैसे के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो डैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे मिलते जुलते कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, समझने की कोशिश करना। अब शुरू होगा मेन खेल। यहाँ तक तो डायग्राम से हो गया। अब कुछ छोटे छोटे टर्म आएंगे जो 2 नंबर में तो नहीं पूछे जाएंगे, 2 नंबर के लिए नहीं है ये सारे छोटे टर्म, बट मैं लिख देता हूँ किसके लिए नंबर है। न्यूमेरिकल टर्म्स हैं 2 मार्क्स में, मतलब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं 7 मार्क्स के, एंड 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, और लास्ट में उसका एक अलग पार्ट करके इसे सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, या इन छोटे छोटे टर्मों को पूछ लिया जाता है। अब कैसे कैसे इन छोटे टर्मों का डील करना, मतलब न्यूमेरिकल तो आएगा एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल, उसके नीचे छोटा पार्ट होगा, उनमें इनकी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं हम। सबसे पहले अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि इस वाले केस में टोटल सेलिंग कॉस्ट बराबर हो जाती है टोटल कॉस्ट की। आप चाहो तो टोटल कॉस्ट को तोड़ भी सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट में, ऐसे कि ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो और बताओ, और डिटेलिंग बताओ इसकी। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट जो है हमारी, वैसे तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, बट स्टिल एक और तरीका है, उससे इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर आपने देखो टोटल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक की नहीं है, टोटल ही है ये भी, ठीक है। तो अगर देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स अमाउंट में हमारे पीस बिक रहे होंगे मल्टीप्लाई बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक का कितना अमाउंट लग रहा है, बराबर में फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट को भी ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स अमाउंट में हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट हमारी जो लग रही है वो पर यूनिट की लग रही है। ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना कि अमाउंट वही होता है हमारा, मतलब क्वांटिटी, अमाउंट के नीचे आप क्वांटिटी भी लिख सकते हो, यानी ये क्वांटिटी ही हमारी बीईपी है। अगर इस क्वांटिटी को आपको निकालना है तो इसको इधर भेज दो, या फिक्स कॉस्ट वाले एक्स को इधर ले आओ, तो आपकी जोन सी इच्छा मैं उधर वाला इधर ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक्स हमने दोनों से कॉमन निकाल लिया, तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस का हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना है आपको। अब आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू होने वाला है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को या तो आप रट लो, या फिर निकालने का जैसे मैंने मेथड बताया उस तरीके से समझ लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड होने वाला है सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर, यानी पूरी की पूरी बीईपी में डायग्राम के अलावा दूसरी कोई चीज़ मेन है तो डेट्स इट, ये मेन है, बहुत मेन है। और एक्स है यहाँ पे हमारा बीईपी, ठीक है, एक्स ही है हमारा बीईपी। बहुत सारे क्वेश्चन में बीईपी फाइंड करने के लिए देता है, तो आपको फिक्स कॉस्ट गिवन होती है, ये भी गिवन होती है और ये भी गिवन होती है, खाली आपको बीईपी निकाल रहा होता है। आप यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर का। एंड यहाँ पर अब 2 टर्म में छोटे छोटे लेकर आने वाला हूँ, ये न्यूमेरिकल के बेस के लिए अच्छे माने जाते हैं, और कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। आप बोलेंगे कि एमसीक्यू तो हमारे में आता ही नहीं है, तो सही बात है, एमसीक्यू आप में नहीं आता है, बट गेट लेवल पे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से लेवल के क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट्स मतलब थीटा क्या करता है। तो आपको इसके डायग्राम समझना पड़ेगा, एक बार डायग्राम पे आ जाते हैं। अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे बन रहा है कहीं, ठीक है। ये कोई नहीं बताता क्योंकि ये बीटेक के आउट ऑफ सिलेबस चल जाती है बात, ये गेट लेवल पे पहुँच जाती है, तो मैं बता देता हूँ, वैसे भी 2 या 1 मिनट लगने वाला है। तो जो थीटा है ना, ये थीटा जितना जितना बड़ा होगा, ये थीटा जितना बड़ा होगा, हमें क्या होगा, रेट प्रॉफिट जो है ना वो
पहले ही मिल जाएगा। जैसे कि मान कर चलो इस थीटा की वैल्यू और बड़ी कर देते हैं, हम बड़ी कर देते हैं, तो ये क्या होगा, थीटा बड़ा हो जाएगा, तो ये लाइन पहले ही कट कर जाएगी यहाँ पर इसको। यानी हमें जो प्रॉफिट यहाँ से मिलना शुरू हुआ है, यहाँ इसके ऊपर से, वो प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलने लगेगा, यहाँ से, मतलब पहले कट कर जाएगी, तो हमारा जो बीईपी है वो यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा और इसके ऊपर का सारा प्रॉफिट हमें मिलने लगेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ जाती है। ये भी चीज़ मेन थी, कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, बताते नहीं है कि प्रॉफिट रुकी नहीं है, बढ़ रही है, सिर्फ थीटा की वैल्यू दे के उसके आगे एरो लगा देते हैं, तो आपको खुद समझना होगा। और एक टर्म और है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे सिलेबस में है नहीं, तो पर बताने में 2 मिनट लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम ऐसे निकालते हैं कि जैसे मान लो कि इतने प्रोडक्ट हमने बेचे थे, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, मतलब हमें क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। तो हम क्या करने वाले हैं कि जितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, उसमें से बीईपी के प्रोडक्ट माइनस कर देंगे। मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बस इतना समझ लो आप। वैसा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी को कहते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितने बार क्वेश्चन के लास्ट में सीधा लिखा आ जाता है, जो मैंने बताया कि क्वेश्चन के लास्ट में 2 मार्क्स में लिखा आता है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ देना है, तो वो हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसे वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछ ले तो भी ये कर देना, एंड ग्रॉस प्रॉफिट पूछ ले तो भी ये कर देना। तो ये तो हमारा सारा पोर्शन हो गया कवर थियोरी का। अब आप सोचेंगे कि अब क्या बाकी है इसमें, तो अब कुछ नहीं बाकी है, इजी से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन हमारा पूरा का पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस खत्म हो जाने वाला है। अब कैसे, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते इसके, अगर अब तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो बिल्कुल एकदम ऐसे मक्खनों की तरह क्वेश्चन आप डील कर रहे होंगे ना कि पूछो ही मत। कुछ ये मेथड्स थे, मैं बताना भूल गया, देख लेते हैं एक बार कि हाउ टू मिनिमाइज द ब्रेक इवन पॉइंट। हाउ टू मिनिमाइज द ब्रेक इवन पॉइंट, किस तरीके से हम मिनिमाइज करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट को। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट भी है। देखो मैं आपको फॉर्मूले के बेस पे समझाता हूँ। तो फॉर्मूला ये है हमारा, ठीक है, फॉर्मूला ये है जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, और इसमें एक्स है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। तो पहला तो हम क्या करते हैं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा केस 1 में फिक्स्ड कॉस्ट को अगर बढ़ाते हैं हम, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें कम करना है, ब्रेक इवन पॉइंट को पहले लेकर आना है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा देंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब डेट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट हमारी बढ़ जाएगी। यानी कि हमें कम करनी है तो हम बढ़ाएंगे नहीं, हम घटाएंगे। सिमिलरली अगर इसकी बात करो कि जो हमारी ये है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट अगर आप देखोगे ये जितनी ज़्यादा हो, ये उल्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी ज़्यादा होगी ये ब्रेक इवन पॉइंट उतनी ही कम होती जाएगी। वैसे ये दोनों टर्म एक साथ ही लिखे पड़े हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ ही लेकर चलना कि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो ये कम में से ज़्यादा बचेगा, एंड देन ये घट के अपने आप ऑटोमेटिकली, यानी सेलिंग कॉस्ट हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, और बनाने की जो लागत है ऑब्वियस सी बात है वो तो कम लगनी चाहिए। अगर ये कम लगेगी जब भी तो इसमें ज़्यादा बचेगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये समझो कि फिक्स्ड कॉस्ट है ना, हमने फैक्ट्री सेटअप करने में कम लगानी है, बहुत कम लगे, सामान बहुत महंगा बिके, कॉस्टली बिके, और जो हमने बनाने में काम किया है उसमें मिनिमम वैल्यू लगे हमारी, मिनिमम कॉस्ट लगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि आपने 2 रुपये की बिस्किट बनाई और 100-200 रुपये में फैक्ट्री भी खड़ी कर ली और बिस्किट बिक रही है आपकी 10 रुपये की बिस्किट, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, कभी कभार लागत निकालने में। इन्वेस्टिंग का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पर आप देखते हो कि इतने की तो लगाई है, इतना अभी टाइम लगेगा लागत निकालने में। खैर वो बीईपी टाइम पर निर्भर वाली होती है, तो टाइम वाली हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना वो भी डील कर लेते। अब मैंने कहा था कि डिसीजन टूल के लिए यूज़ करी जाती है बीईपी को भी, तो वो भी एक बार देख लेते हैं कैसे डिसीजन टूल के लिए यूज़ करी जाती है। देखो डिसीजन टूल के लिए कोई प्रोसेस 1 से हमें
हमारा टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है, ठीक है, TC1, और प्रोसेस 2 से हमारा टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है। मान लो कुछ अमाउंट आ रहा है दोनों में, ठीक है, TC1 और TC2। तो हमें 100 पीस प्रोड्यूस करने हैं। सिर्फ कितने प्रोड्यूस करने हैं? 100 पीस प्रोड्यूस करने हैं। अब ग्राफ की हेल्प से देखना, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट और ये हो जाएगा वॉल्यूम। तो अगर आप ग्राफ की हेल्प से देखोगे तो देखो हमारा ये प्रोसेस नंबर 1 है जो ये हमें यहाँ पर आ रहा है, एंड देन ये प्रोसेस नंबर 2 है। अब देखो हमें कितने प्रोड्यूस करने हैं? 100, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा क्या है? 100 वॉल्यूम है। अगर 100 में अगर हमें देखो 100 से कम प्रोड्यूस करने हैं हमें, 100 से मान के चलो x लेस देन 100 या इक्वल टू 100, तो क्या होगा? हम प्रोसेस नंबर किससे चलेंगे? देखो इससे चलोगे तो कॉस्ट यहाँ पर पहुँच जाएगी, एंड ये प्रोसेस नंबर 1 है, और इससे चलोगे तो जो कॉस्ट है वो कम लग रही है, देखो रिस्पेक्टिवली कम लग रही है ना ऊपर वाले से। तो हम प्रोसेस नंबर 2 सेलेक्ट कर लेंगे अगर 100 से कम प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं हमें, या 100 के बराबर, बराबर का चिन्ह इसलिए लगा दिया, अगर ज़्यादा करने हैं तो देखो अगर हमें 100 से ज़्यादा प्रोड्यूस करने हैं तो हमारी कॉस्ट जो है प्रोसेस नंबर 2 की वो बहुत ज़्यादा लग रही है, और प्रोसेस नंबर 1 की कांस्टेंट जा रही है, मतलब कम लगने वाली है, इतनी कम लगेगी। ऐसे ही आगे बनाते जाओगे तो और कम होती जाएगी। तो हम इसमें प्रोसेस नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डिसीजन टूल का काम भी करता है कि कौन सी प्रोसेस सही है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मतलब पूरा का पूरा मिनिमम कॉस्ट करने के लिए। हमने हमारी जो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कम करने के लिए हम पूरा का पूरा एक प्रोसेस चुन लेते हैं, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को एक बार आप देख लो। लास्ट ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस 15,000 प्रोडक्ट विच सोल्ड RS 300 ईच एट द वॉल्यूम द फिक्स कॉस्ट इतना 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 इतना। तो जो भी क्वेश्चन है हम अभी डील कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना, मान लो आपने एक मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ये AKTU की कॉन्फिडेंशियल बात है, ठीक है, कि आपको ये कर देना है सॉल्यूशन नंबर 1 गिवन डाटा। अब अगर आप ऐसा कर देते हो ना तो लिख दो सारी वैल्यू, तो इससे क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन में नंबर नहीं मिले सॉल्व करने के बाद उसमें नेगेटिव मार्किंग यानी स्टेप मार्किंग मिल जाती है, नेगेटिव कह रहा हूँ, स्टेप मार्किंग मिल जाती है क्वेश्चन लिखने की। अब देखो लास्ट ईयर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रहा है 15,000 प्रोडक्ट्स, यानी कि हमें क्या मिल गई? एक प्रोडक्ट क्या है? ये एक्स यानी हमारी जो प्रोडक्ट है वो कितने सेल कर रहा है, मतलब बना रहा है, तो वो 15,000 बना रहा है, ठीक है। जिसमें से वो ईच यानी एक को 300 रुपये में बेच रहा है। देखो विच सोल्ड फॉर RS 300 ईच, दैट मीन्स कि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट क्यों? क्योंकि एक पीस को वो 300 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। एट द वॉल्यूम द फिक्स कॉस्ट इज इतनी, मतलब वॉल्यूम सारे के सारे ही बिक रहे हैं। एट द फिक्स्ड कॉस्ट, जो हमारी फिक्स कॉस्ट आने वाली है, ये जो मैंने कहा था कि 99% क्वेश्चनों में दी होती है, तो देखो वो दी रखी है 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻+5 लाख था, तो मैंने यहाँ +5 लिख लिया। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो पीछे 5 जीरो लगा लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगी, और फिक्स्ड कॉस्ट RS में है और ये भी RS में, ये लिख लेना RS, वरना क्या होता है ना कि जो टीचर थोड़े वैसे होते हैं वो इन बात पे नंबर काट लेते हैं। तो द ब्रेक इवन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वुड बी, तो हमारी जो ब्रेक इवन क्वांटिटी होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये पूछ रहा है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हमें दे रखी है, देखो, एंड ये रहा क्वेश्चन ढंग से रीड करना। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी है 21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5, ठीक है। आगे आ जाते हैं और पूछ रहा है BEP, पूछ रहा है हमसे कि BEP कितना होने वाला है, मतलब टोटल उसने जो प्रोड्यूस की है ना, मतलब पिछले साल जो हमारे लास्ट ईयर, ये नहीं एक्स की वैल्यू नहीं है, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, मतलब हमारे पास जो टोटल यूनिट्स आई है, मतलब उसने टोटल प्रोड्यूस ही किए हैं इतने, ठीक है, टोटल उसने बनाए इतने और बेच दिए इतने, ठीक है, बनाए इतने बेच दिए, पर हमें ये बताना है कि किस पॉइंट से हमें फ़ायदा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको कुछ फॉर्मूले मैंने कहे थे, देखो गिवन पॉइंट्स में सारे डाटा लिख दिए हमने।
इसमें अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कुछ वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप अगर BEP का फॉर्मूला लिख लोगे तो और वेल डन रहेगा, नंबर मिल जाते हैं इससे। BEP बराबर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऐसे तब तक मैं याद भी हो गया होगा होप सो आपको। सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बाय पर यूनिट, तो ये होती है हमारी BEP का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अगर आपने लिख दिया तो इसके एक्स्ट्रा नंबर। हालांकि मेरी थोड़ी राइटिंग आगे पीछे हो रही है, आप फेयर नोट्स बना रहे हो तो ढंग से बनाना, और नहीं खुद क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है, आपको साफ साफ दिख रही होगी। सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है हमें, एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है जो ये रही। अगर आप देखोगे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होती है एक्स अमाउंट, कितने अमाउंट? टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये एक फॉर्मूला था। तो हमें ये नहीं पता है, हमें ये भी पता है और ये भी पता है। हमें पता है कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे गए हैं, ठीक है, कितने करे गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो 15,000 करे गए हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि लास्ट ईयर हमारे टोटल प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस करे गए? 15,000, ठीक है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट उनकी कितनी आई उनको बेचने के बनाने में? तो वो आई 21 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ इज इक्वल टू, और ये हमें नहीं पता वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आप चाहो तो कैलसी का यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल मैं कैलसी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। मैं फ़ोन का कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ सिंपल तरीके से। सिंपल सी कैलकुलेशन है, पर यूनिट हमें चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ओबियसली बात है 21 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइड बाई 15,000। 3 जीरो से काट दोगे तो बचेगा 2, तो 2100 डिवाइड बाय 15। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आ रही है हमारी डेट इज 140, ठीक है। ये आ गई 140, और किस में आई है यार? इसमें आई है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये भी आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट भी है। तो हम BEP निकाल सकते हैं, ईजिली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो थी 15.2 मल्टीप्लाई 10⁵, यानी कि 15.2 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइड बाय सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्वेश्चन में ही गिवन थी 300। हाँ, एक गलती मत कर देना कि इससे इस सेलिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दी एक्स की, क्योंकि ये सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट निकली पड़ी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि सेलिंग कॉस्ट तो पर यूनिट ये रही, तो सोचेंगे टोटल सेलिंग कॉस्ट चाहिए तो वो मल्टीप्लाई करा देंगे एक्स की। तो ऐसा मत करना, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ही चाहिए होता है क्वेश्चन में। हमें पहले गिवन था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसको हमने फिर चेंज किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में, ठीक है। उसको चेंज किया हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में। अब देखो तो यहाँ पे हमें कितना मिला है? टोटल सेलिंग कॉस्ट 300 माइनस 140। आप सिंपली कैलकुलेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 300 में से 140 गया तो ये बच गया 15.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ डिवाइड बाय 160। चाहो तो 1 0 से 1 0 काट सकते हो, या फिर आप सिंपली, वैसे तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो इसकी BEP आ रही है वो आ रही है 9500। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 9500 प्रोडक्ट के ऊपर से ही उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, यानी यहाँ तक तो उसकी BEP आ गई। तो ये क्वांटिटी थी उसके टोटल, मतलब पिछले साल जो लास्ट उसने 15,000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, तो उसमें से 9500 पे ही उसको BEP मिल गई। इसके ऊपर जितना भी पैसा मिला वो सारा का सारा उसका प्रॉफिट था। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और मैंने ज़्यादा डिटेलिंग्स में नहीं लिखा, आप थोड़ा सजा के लिख लेना, थोड़े ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। बट पॉइंट सारे क्लियर मेंशन करना कि गिवन डाटा ये है, देन ये फॉर्मूला, एंड ये हमने सॉल्व किया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ईजी था। अब थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। देन क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड पढ़ाऊँ। देखो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिख रखे हैं, मैं सोच रहा था कि एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। तो एक काम करते हैं, दोनों ही क्वेश्चन थोड़े थोड़े से ट्रिकी हैं। वैसे तो पेपर में इजी पूछे जाएंगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिखाया अभी आपको, ऐसा ही आएगा पेपर में। बट कभी कभार क्या होता है, BEP पढ़ने के बाद थोड़े से क्वेश्चन हार्ड हो जाते हैं। देखो थर्ड में पढ़ा देता हूँ, मतलब करवा दूंगा अभी। सेकंड होमवर्क के लिए दे देता हूँ, सेकंड आप खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हो, मैं इसके ऊपर सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा। देखो क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है आप वो समझ लो।
और मैन्युफैक्चरिंग हैज़ फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, यानी फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी, पहले से मिली पड़ी है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि हमें सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट भी दे रखी है, यानी कि अगर सिंपल बीईपी पूछता तो हम बता देते, पर ये सिंपल बीईपी नहीं पूछ रहा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ना वो है 1500 यूनिट्स पर मंथ की, मतलब हर महीने वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 यूनिट बना रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इफ़ द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय 18% ऑफ द रेट ऑफ द कैपेसिटी, कि हमने प्रोडक्शन 100% का किया ही नहीं। 100% कितना था? 1500 था। हमने 80% ही प्रोडक्शन किया, तो हमें ये बताना है कि तब जो हमारी बीईपी है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो द मंथली प्रॉफिट, नहीं बीईपी नहीं बताना है, मंथली प्रॉफिट बताना है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, यहाँ पे आप समझ लेना, और ना क्वेश्चन सॉल्व हो तो पक्का कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जैसे कि देखो क्वेश्चन वैसे ट्रिकी था, पर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वैसे भी फर्स्ट पार्ट भी इसका गया है, सेकंड पार्ट भी इसी का जा रहा है, तो आप खुद भी ट्राई करो, अगर नहीं समझ में आता तो पूछ लें। देखो फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 50,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट भी हमें गिवन है पर यूनिट वाली 200, RS लगा लेना आप सबके आगे। एंड सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट भी गिवन है 300 RS वाली। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमें दे रखी है 1500 यूनिट्स, हमें 1500 यूनिट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ निकाल दो इस पूरे क्वेश्चन को, मतलब 100% के हाथ, तो बीईपी अलग आएगी। लेकिन प्रोडक्शन जो है ना हमारा वो मात्र 80% पे वर्क कर रहा है, मतलब कि वो 100 पे वर्क ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 80% पे वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था मंथली प्रॉफिट इन RS। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ये वाला एक फॉर्मूला याद होगा आपको कि टोटल सेलिंग कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। होता है कि नहीं होता है? हाँ, टोटल सेलिंग कॉस्ट किसके बराबर होता है? टोटल कॉस्ट प्रॉफिट के। तो हमें यहाँ से टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट कैसे मिल जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल सेलिंग कॉस्ट भी हमें मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी? दिस वन। अब बट मेन ध्यान दे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्स अमाउंट, ये तो इसका हो जाएगा बराबर। टोटल कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट से पहले एक्स अमाउंट में कितने अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, एंड मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें सारी वैल्यू गिवन है। अब कैसे? बस खाली ध्यान रखना कि जो प्रोडक्ट की एक्स की वैल्यू है ना वो 1500 नहीं है, वो 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.8 है, क्योंकि 80% ही हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, बस खाली हमने लास्ट के 20% छोड़ दिए। तो अगर आप देखोगे और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आने वाला है डैट मीन्स कि 1200 प्रोडक्ट ही है बस खाली जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, और उसी पे हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1200, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है हमें 1 की 300, 1200 प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ से निकल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल सेम रहेगी, और x अमाउंट यानी 1200 अमाउंट मल्टीप्लाई वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 200 में हमने बनाई एक पीस, प्लस प्रॉफिट। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये निकालना है लास्ट में प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, तो ये आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा। ये ट्रिकी इसलिए था क्योंकि 80% वर्क कर रही थी फैक्ट्री, प्रोडक्शन प्लांट जो भी कह लो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते बच्चे, यानी 1500 लेके सॉल्व कर देते, जो नहीं करना था, हमें 80% का और ध्यान रखना था, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ट्रिकी था। अब देन थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो आता बहुत कम है बट ऐसे क्वेश्चन हैं अपने सिलेबस में, और हैं भी अच्छे खासे, मतलब गेट लेवल तक भी पूछ लिए जाते हैं थोड़ा सा और घुमा के। वैसे ये आसान है, उतना भी ट्रिकी नहीं है, बस अगर आ जाए तो फिर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा परेशान करने वाली बात करी गई है। अ कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस बाय एनी ऑफ 4 प्रोसेस। देखो अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मैंने बताया था ना कि डिसीजन टूल जो होती है, डिसीजन टूल की तरह भी हम यूज़ कर रहे होते हैं किसका? बीईपी का। तो एक कंपोनेंट कैन बी प्रोड्यूस, यानी कोई एक प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, वो प्रोड्यूस करी जाती है 4 प्रोसेस से, ठीक है। 4 प्रोसेस से प्रोड्यूस करी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। द फिक्स्ड कॉस्ट है द वेरिएबल फॉर ईच। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सबकी क्या है?
वो लिखी पड़ी है नीचे, ठीक है। द मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अ बैच ऑफ 100 पीसेस इज, हमें कितने बनाने हैं, मात्र 100 प्रोडक्ट बनाने हैं, मतलब हमें 100 पीस बनानी है, ठीक है। आप देखना यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमें ये गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट ये रही, ठीक है, हर प्रोसेस की। तो पहले प्रोसेस की ये रही, तो हम सबकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए किसको बनाने में सबसे ज़्यादा लग रहा है। देखो 20 था, ये 20 तो फिक्स कॉस्ट हो गई हमारी, और 3 की एक समान बिक रही है, ठीक, 3 रुपये की एक समान बिक रही है, 20 ये हो गई। और हमें बनाने कितनी समान है, अगर आप देखोगे समान बनाने हैं 100, समान बनाने हैं 100। फिक्स्ड कॉस्ट आपको बनाने में, यानी कंपनी खड़ी करने में 20 रुपये लगी है, कोई छोटा कंपोनेंट है, कोई मशीन खरीद के लाए होंगे, वो 20 रुपये का पड़ा, एंड 3 रुपये का एक सामान बिक रहा है, सामान बनाना है 100। तो अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। सिमिलरली सेकंड की देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है 50, और सामान कितने बनाने हैं हमें 100, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कितने हो जाएंगे ये 150। हमें प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप इसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, मैं तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम होने के कारण और ज़्यादा टाइम होने के कारण यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। एंड थर्ड में देखोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट 40 है, एंड देन वेरिएबल कॉस्ट 2 है, मतलब पर यूनिट की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की है ये। तो हमें कितने बनाने हैं, 100 बनाने हैं, तो 200 हो गया ये, देन 40, 240, ठीक है। इन सब के आगे आर एस है, यहाँ पे आर एस लिख लेना आप, ठीक है। आर एस ना लिखने पे नंबर कट जाते हैं, तो आर एस आप लिख लेना। एंड सबसे लास्ट वाले की बात करते हैं, फोर्थ की, कि देखो 10 फिक्स्ड कॉस्ट थी, देन 4 ये थी, बनाने कितनी है हमें, 100 यूनिट बनानी है। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 100 400, देन प्लस 410। तो सबसे इकोनॉमिकल यानी सबसे सस्ती हमें कौन सी पड़ेगी, कौन सी प्रोसेस से बनाएंगे तो हमें सबसे सस्ता पड़ने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है 150 वाले से बनाएंगे, यानी प्रोसेस नंबर 2 से। तो हमें सबसे कम पैसे लगेंगे 100 प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि 150 रुपये में टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें 320, इसमें 240, इसमें 410, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं डिसीजन टूल के, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के होते हैं, इसलिए इसे ट्रिकी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको बीईपी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स आपको दे दूँ प्रैक्टिस के लिए, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, आप लोग अभी यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो एक लाइक कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं भी कंटेंट फ्री में नहीं है और सब जगह पेड है, तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको फ्री में मिले। एक लाइक कर देना, कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलेगा, क्योंकि वैसे भी व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चे बचे हैं मैकेनिकल, मैं समझता हूँ। एंड अगर चाहते हो किसी दोस्त को भी पास करवाना या उसको बताना, तो चैनल शेयर कर देना। अगर नहीं चाहते किसी दोस्त को पास करवाना या किसी को बताना तो मत करना, वो ऑप्शनल है। कमेंट कर देना वीडियो देखी है तो, और देन लाइक तो कर ही देना, बहुत मेहनत लगती है। देन मिलते हैं हम लेक्चर नंबर अब 3 में, जब तक कि आप इस बीईपी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके ऊपर। बहुत आसान टॉपिक है, 7 नंबर आपके यहाँ से फिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बता सकता हूँ अभी क्या पढ़ने वाले हैं, पर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँ, इसलिए तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दो।